क्या इस देश में बाबा साहेब का संविधान हाथ में उठाना देशद्रोह है? क्या अपने जायज हकों के लिए हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करना गद्दारी है? इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश के शोषितों, वंचितों और बहुजनों ने सदियों की गुलामी को ठुकराकर अपना सिर उठाया है, तब तब सत्ता के आलीशान गलियारों में बैठे लोगों के हाथ कांपे हैं। आज जब हम और आप चैन की सांस ले रहे हैं, ठीक उसी वक्त चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगा देशद्रोह का मुकदमा उसी कांपती हुई हुकूमत का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत बनकर हमारे सामने खड़ा है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि यह मुकदमा सिर्फ एक नेता को चुप कराने, उसे सलाखों के पीछे भेजने या उसकी राजनीतिक जमीन को खत्म करने के लिए है, तो आप इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। इसके पीछे एक ऐसा खौफनाक और गहरा चक्रव्यूह रचा गया है जो सीधे आपकी, हमारी और आने वाली बहुजन पीढ़ियों के वजूद को मिटाने की साजिश रच रहा है। आज हम उस सच की तह तक जाएंगे जिसे मुख्यधारा का मीडिया हेडलाइंस के शोर में जानबूझकर दफन कर चुका है। इस बेहद महत्वपूर्ण और आपकी तकदीर से जुड़ी हुई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी देश के संविधान और हक की इस लड़ाई को जिंदा रखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि सच की आवाज कोने कोने तक गूंज सके। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि एक आम इंसान जब सुबह उठता है तो वह रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य की बात करता है, लेकिन एक बहुजन युवा जब अपने समाज के आत्मसम्मान के लिए सड़कों पर नीले परचम के साथ उतरता है, तो सिस्टम के पास उसे देने के लिए नौकरियों की जगह देशद्रोह की संगीन धाराएं तैयार मिलती हैं। कानून की जिन किताबों को बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सुरक्षा के लिए लिखा था, आज उसी कानून की धाराओं को मरोड़कर एक ऐसे नेता के खिलाफ हथियार बना दिया गया है जो सिर्फ एक अदद मूंछ पर ताव देने और नीले गमछे को स्वाभिमान से ओढ़ने की बात करता है। रावण पर लगाए गए मुकदमों की फहरिस्त कोई मामूली कानूनी कागजात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कानूनी फंदा है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक बार कोई इसमें उलझ जाए तो महीनों और सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका, NSA जैसी खौफनाक धाराओं का इस्तेमाल उस व्यक्ति पर किया जाता है जिससे देश की अखंडता को खतरा हो। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि जो इंसान हर मंच से भारत के संविधान की कसम खाता है, जो हर चौक चौराहे पर बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने सिर झुकाता है, हुकूमत को उसमें देश का सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जब भी बहुजन समाज में कोई ऐसा नेतृत्व उभरता है जो सत्ता से हिस्सेदारी मांगने की हिम्मत करता है, तो उसके ऊपर मुकदमों की बौछार कर दी जाती है। सिस्टम को डर इस बात का नहीं है कि कोई कानून टूट रहा है, सिस्टम को असली डर इस बात का है कि सदियों से जो समाज चुपचाप सब कुछ सहता आ रहा था, वो अब मुट्ठियां भींचकर जय भीम का नारा लगाने लगा है। चंद्रशेखर आजाद रावण पर दर्ज हर एक मुकदमे की FIR को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि पुलिस की कहानियां कितनी कमजोर और खोखली हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इसे एक ऐसे नैरेटिव में बदल देती है जैसे कोई बहुत बड़ा तख्ता पलट होने वाला था। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो सिर्फ चंद्रशेखर के खिलाफ नहीं, बल्कि उस हर एक बहुजन युवा के खिलाफ लड़ा जा रहा है जो अपने घर से निकलकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहता है। सिस्टम इस मुकदमे के जरिए एक साफ संदेश देना चाहता है कि अगर तुमने अपनी औकात से बाहर जाकर हुकूमत को चुनौती दी तो तुम्हारा हश्र भी यही होगा। लेकिन वे भूल जाते हैं कि दमन की भट्टी में तपने के बाद ही कोई आंदोलन लोहा बनता है। जब सत्ता अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि डर की लकीरें कहाँ खिंची हुई हैं। पुलिस की चार्जशीट में लिखी गई बातें और कोर्ट रूम के अंदर सरकारी वकीलों द्वारा दी जाने वाली दलीलें साफ बयां करती हैं कि कैसे एक जायज जन आंदोलन को देश के खिलाफ साजिश की शक्ल दे दी जाती है। आधी रात को दबिश देना, परिवार के लोगों को प्रताड़ित करना और एक चुनी हुई विचारधारा को बदनाम करने के लिए बिकाऊ मीडिया के कैमरों का इस्तेमाल करना, ये सब उसी बड़ी पटकथा का हिस्सा है। जब मुख्यधारा का मीडिया चंद्रशेखर को एक खतरनाक बागी के रूप में पेश कर रहा होता है, तब वो जानबूझकर उन बुनियादी वजहों को छुपा जाता है जिनकी वजह से भीम आर्मी का जन्म हुआ था। जरा याद कीजिए वेस्ट यूपी के उन गांवों को जहां दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता था, जहां आज भी सम्मान से जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब ऐसे माहौल में कोई नौजवान उठकर खड़ा होता है और कहता है कि हम अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो सत्ता के ठेकेदारों की चूल्हे हिलना लाजमी है। ये मुकदमा चंद्रशेखर की आवाज को बंद करने का जरिया तो है ही, लेकिन इसका असली मकसद बहुजन समाज के भीतर एक ऐसा खौफ पैदा करना है जिससे कोई दूसरा युवा चंद्रशेखर बनने की हिम्मत न कर सके। लेकिन हुकूमत इस बात को समझने में पूरी तरह नाकाम रही है कि चंद्रशेखर आज कोई एक व्यक्ति नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एक विचार बन चुके हैं जो भारत के करोड़ों शोषितों के दिलों में धड़क रहा है। आप एक शरीर को सलाखों के पीछे बंद कर सकते हैं, आप एक व्यक्ति पर सैकड़ों मुकदमे लाद सकते हैं, लेकिन उस चेतना को कैसे कैद करेंगे जो बाबा साहेब के विचारों से पैदा हुई है? देशद्रोह की इन धाराओं के पीछे छुपा असली सच और सत्ता का वो खौफनाक प्लान क्या है जो इस आंदोलन की जड़ों को काटना चाहता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा और देखना होगा कि कैसे ये पूरी पटकथा सालों पहले से लिखी जा रही थी। इस पूरी पटकथा की जड़ें रातों रात पैदा नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस दौर से होती है जब सहारनपुर की धरती पर बहुजन समाज का एक नया स्वाभिमान अंगड़ाई ले रहा था।
इतिहास के पन्नों को पलटें तो समझ आता है कि सिस्टम को चंद्रशेखर आजाद रावण के केवल भाषणों से डर नहीं था। हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा उस जमीनी संगठन से था जिसने सत्ता के पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया था। भीम आर्मी का उभार कोई साधारण घटना नहीं थी। ये सदियों से हाशिए पर धकेले गए लोगों का एक ऐसा संगठित सैलाब था जिसने पहली बार ये ऐलान किया कि हम अब सिर्फ याचना नहीं करेंगे बल्कि अपने हक के लिए रन में उतरेंगे। जब सहारनपुर के घड़कौली गांव में द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया गया तो वो सिर्फ एक बोर्ड नहीं था, वो सदियों पुराने सामंती अहंकार की छाती पर एक वैचारिक प्रहार था। इसी प्रहार ने सत्ता के ठेकेदारों की नींद उड़ा दी और यहीं से शुरुआत हुई चंद्रशेखर को एक खतरनाक बागी के रूप में स्थापित करने की वो साजिश जिसका अंतिम पड़ाव देशद्रोह का मुकदमा बनना था। हुकूमत की आंखों में चंद्रशेखर का नीले गमछे को कंधे पर रखना और मूंछों पर ताव देना एक खुली चुनौती की तरह खटकने लगा था। मुख्यधारा की राजनीति जहां हमेशा बहुजनों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई थी, वहीं इस नौजवान ने युवाओं को बाबा साहेब के विचारों की वो धार दे दी जो हर तरह के अन्याय के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाती थी। जब सहारनपुर में हिंसा भड़की तो उसे एक प्रशासनिक नाकामी की तरह देखने के बजाय पूरी तरह से भीम आर्मी और चंद्रशेखर के सिर मढ़ने की कोशिशें शुरू हो गईं। पुलिस की फाइलों में चंद्रशेखर को एक ऐसे मास्टरमाइंड की तरह पेश किया जाने लगा जो राज्य की व्यवस्था को चुनौती दे रहा था, जबकि हकीकत यह थी कि वह केवल अपने लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ढाल बनकर खड़ा था। जब कोई नेता महलों से निकलकर सड़कों पर लाठियां खाने लगता है और जेल की कालकोठरी को अपना आशियाना बना लेता है तो जनता की नजरों में वो मसीहा बन जाता है और हुकूमत की नजरों में सबसे बड़ा दुश्मन। सहारनपुर से शुरू हुआ ये सफर जब धीरे धीरे देश की राजधानी दिल्ली और फिर संसद के गलियारों तक पहुंचने लगा तो सत्ता में बैठे रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। चंद्रशेखर का बढ़ता हुआ कद और युवाओं में उनके प्रति दीवानगी ने यह साफ कर दिया था कि अब इस आवाज को सिर्फ लाठियों के दम पर दबाया नहीं जा सकता। जब दमन के सारे पारंपरिक रास्ते नाकाम हो गए तब सिस्टम ने अपने सबसे क्रूर और अंतिम हथियार को बाहर निकाला और वह हथियार था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA और देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं का जाल। एक ऐसे व्यक्ति पर रासुका तामील कर दी गई जो हर मंच पर जय भीम और जय संविधान का उद्घोष करता था। जेल की सलाखों के पीछे चंद्रशेखर को रखकर सत्ता ये संदेश देना चाहती थी कि यदि कोई भी बहुजन युवा अपने अधिकारों की बात करेगा तो उसका हश्र भी यही होगा। लेकिन वे ये भूल गए कि जब आप किसी क्रांतिकारी को जेल भेजते हैं तो आप उसके आंदोलन को और अधिक पवित्र और मजबूत बना देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि देशद्रोह के इन मुकदमों के पीछे जो असली खेल खेला जा रहा था वो कानूनी कम और सियासी ज्यादा था। पुलिस की ओर से दाखिल की गई हजारों पन्नों की चार्जशीट में सिर्फ विरोधाभास और कमजोर दलीलें भरी पड़ी थीं। एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही थी कि चंद्रशेखर से देश की सुरक्षा को खतरा है, तो दूसरी तरफ अदालतों में सरकारी वकील एक भी ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं कर पा रहे थे जो ये साबित कर सके कि चंद्रशेखर ने कभी भी देश की अखंडता के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो। हक मांगना, न्याय के लिए प्रदर्शन करना और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखना कब से देशद्रोह हो गया, इस सवाल का जवाब आज तक किसी भी सरकारी एजेंसी के पास नहीं है। यह पूरी कानूनी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए तैयार की गई थी ताकि आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाए और बहुजन युवा एक बार फिर से डर के साए में जीने को मजबूर हो जाएं। लेकिन इस खौफनाक चक्रव्यूह के पीछे छिपा असली सच यहीं खत्म नहीं होता। ये साजिश चंद्रशेखर की शख्सियत से कहीं बड़ी है क्योंकि इसका सीधा संबंध उस नैरेटिव से है जो आज पूरे देश में दलित बहुजन चेतना को कुचलने के लिए बनाया जा रहा है। सिस्टम ने चंद्रशेखर पर मुकदमों की जो बौछार की है वो दरअसल एक ऐसा कानूनी ब्लूप्रिंट है जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में हर उस आवाज के खिलाफ किया जाना है जो सत्ता से सवाल पूछेगी। इस मुकदमे की आड़ में जो गहरा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है और कोर्ट रूम के भीतर जो असली दलीलें छिपाई जा रही हैं वो सच बेहद चौंकाने वाला है। उस सच के बेनकाब होने का वक्त आ गया है क्योंकि अब यह लड़ाई केवल अदालती कागजों तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि ये सीधे तौर पर लोकतंत्र और तानाशाही के बीच का एक ऐसा महासंग्राम बन चुकी है जिसके परिणाम बेहद दूरगामी होने वाले हैं। अदालत के कमरा नंबर 4 में जब सरकारी वकील चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ पुलिस की बनाई मोटी मोटी फाइलें खोलते हैं तो इंसाफ की देवी भी अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को थोड़ा खिसका कर देखने को मजबूर हो जाती है। ये मुकदमों की फहरिस्त नहीं बल्कि एक सत्ता का वो खौफनाक कबूलनामा है जो बताता है कि जब एक शोषित समाज का नौजवान अपने अधिकारों की बात करता है तो हुकूमत का कानून कितना लाचार और कितना पक्षपाती हो सकता है। पुलिस की चार्जशीट में दर्ज गवाहों के बयानों को अगर आप एक एक करके पढ़ें तो साफ समझ आता है कि कहानियों को किस तरह मनगढ़ंत तरीके से बुना गया है। कहीं पर यह लिखा जाता है कि चंद्रशेखर के भाषणों से शांति भंग होने का खतरा था तो कहीं ये दलील दी जाती है कि उनकी मौजूदगी मात्र से कानून व्यवस्था चरमरा सकती थी। लेकिन कानून की कसौटी पर जब इन दलीलों को परखा जाता है तो सरकारी तंत्र के पास सिवाय तारीख पर तारीख मांगने के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। ये कानूनी प्रक्रिया न्याय देने के लिए नहीं बल्कि प्रक्रिया को ही सजा बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस सियासी बदले की क्रूरता को इस बात से समझिए कि जब एक मुकदमे में अदालत से जमानत मिल जाती है
तो जेल के फाटकों से बाहर कदम रखने से पहले ही पुलिस प्रशासन एक नया और उससे भी गंभीर मुकदमा तैयार रखता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें किसी भी इंसान को बिना किसी बड़े अपराध के भी सालों साल सलाखों के पीछे सड़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA का इस्तेमाल आतंकवादियों और देश के बड़े दुश्मनों के खिलाफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल एक ऐसे नौजवान को कैद रखने के लिए किया गया जिसका सबसे बड़ा अपराध ये था कि वो बाबा साहेब की तस्वीरों वाली नीली टी-शर्ट पहनकर युवाओं को अपने हकों के लिए जागरूक कर रहा था। जेल की तन्हाई और काल कोठरी की दीवारों के बीच चंद्रशेखर को रखकर सत्ता के रणनीतिकार ये सोच रहे थे कि वे एक आंदोलन का गला घोंट रहे हैं, लेकिन वे ये भूल गए कि जब जब बहुजन नायकों को जेल की दीवारों में कैद किया गया है, तब तब इतिहास ने एक नया करवट लिया है। यह लड़ाई केवल चंद्रशेखर बनाम पुलिस प्रशासन की नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जब विरोध प्रदर्शन करने, अपनी बात शांतिपूर्वक रखने और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर देशद्रोह जैसी धाराएं लगने लगें, तो समझ जाना चाहिए कि अघोषित आपातकाल की शुरुआत हो चुकी है। कोर्ट रूम के भीतर जब बचाव पक्ष के वकील ये सवाल पूछते हैं कि क्या बाबा साहेब के विचारों का प्रचार करना अपराध है, तो सरकारी वकीलों की खामोशी पूरे सिस्टम के बिकाऊपन को उजागर कर देती है। यह मुकदमा इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कैसे सत्ता में बैठे लोग सरकारी तंत्र, पुलिसिया ताकत और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए एक निजी हथियार की तरह करते हैं। इस सियासी बदले की क्रूरता का असली शिकार सिर्फ चंद्रशेखर नहीं है, बल्कि वो हर एक आम बहुजन युवा है जो इस देश की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। जब न्यूज चैनलों के स्टूडियो में बैठकर बड़े बड़े एंकर चंद्रशेखर को देशद्रोही और विदेशी ताकतों का मोहरा बता रहे होते हैं, तब वे जानबूझकर और उस छटपटाहट को छुपा जाते हैं जो सदियों से इस समाज ने झेली है। ये पूरी कानूनी जंग दरअसल एक मुखौटा है जिसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक और बड़ा एजेंडा काम कर रहा है। वो एजेंडा चंद्रशेखर को सिर्फ जेल में रखना नहीं है, बल्कि उस पूरे बहुजन नैरेटिव को ही समाज की नजरों में बदनाम कर देना है जिसे बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने खून पसीने से सींचा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जुल्म अपनी हदें पार करने लगता है तो दुनिया भर के तानाशाहों को घुटने टेकने पड़े हैं, और यही वैश्विक पैटर्न इस आंदोलन की अगली कतार तय करने वाला है। जब हम चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगे देशद्रोह के मुकदमों को इतिहास और दुनिया के नक्शे पर रखकर देखते हैं, तो एक बेहद साफ और खौफनाक पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी हुकूमत ने अपने अधिकारों की बात करने वाले एक युवा को बागी या देशद्रोही घोषित किया हो। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी समाज ने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की है, तब तब सत्ता ने सबसे पहला प्रहार उसके नेतृत्व पर किया है। अमेरिका में जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अश्वेतों के नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई, तो वहां के सिस्टम ने उन्हें FBI की नजर में देश का सबसे खतरनाक नागरिक बना दिया था। जब नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ मोर्चा खोला, तो उन्हें भी सत्ता ने आतंकवादी और देशद्रोही कहकर 27 सालों के लिए जेल की कालकोठरी में डाल दिया था। आज चंद्रशेखर पर लगी देशद्रोह की धाराएं उसी वैश्विक और ऐतिहासिक दमनकारी पैटर्न का हिस्सा हैं, जो ये सिखाता है कि अगर किसी आंदोलन को कुचलना है तो सबसे पहले उसके सेनापति को बदनाम करो और उसे सलाखों के पीछे बंद कर दो। इस दमनकारी ब्लूप्रिंट का सबसे खतरनाक हिस्सा शारीरिक कैद नहीं, बल्कि वैचारिक बदनामी होता है। जब व्यवस्था किसी क्रांतिकारी को सीधे तौर पर हरा नहीं पाती, तो वो प्रोपेगेंडा और गोदी मीडिया के तंत्र का सहारा लेती है। चंद्रशेखर को एक खतरनाक और हिंसक नेता के रूप में पेश करने की ये पूरी कवायद दरअसल बहुजन समाज के भीतर एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने की साजिश है। सत्ता चाहती है कि जब एक आम दलित बहुजन माँ अपने बेटे को कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजे, तो वो उसे बाबा साहेब की किताबें पढ़ने और अपने हक के लिए आवाज उठाने से रोके। हुकूमत चाहती है कि जेल और मुकदमों के इस खौफ को देखकर बहुजन युवा अपने घरों में दुबक कर बैठ जाएं और एक बार फिर उसी सामंती व्यवस्था के सामने घुटने टेक दें जिसे हमारे पुरखों ने अपनी जान देकर चुनौती दी थी। ये केवल एक व्यक्ति को चुप कराने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये आने वाली पूरी पीढ़ी की वैचारिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का एक सुनियोजित वैश्विक प्रयास है। लेकिन सत्ता के रणनीतिकार इतिहास के सबसे बड़े सबक को भूल जाते हैं कि विचार को कभी भी हथकड़ियों से नहीं बांधा जा सकता। जब आप एक दबे हुए समाज के मसीहा को जेल भेजते हैं, तो आप दरअसल उसकी आवाज को और अधिक बुलंद कर देते हैं। जेल की दीवारें चंद्रशेखर की ताकत को कम करने के बजाय बहुजन युवाओं के भीतर एक नई आग को जन्म दे रही हैं। आज का युवा ये भली भांति समझ चुका है कि जो धाराएं भगत सिंह पर लगी थीं, जो आरोप नेल्सन मंडेला पर लगे थे, अगर वही आरोप आज उनके नेता पर लग रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि लड़ाई बिल्कुल सही दिशा में लड़ जा रही है। यह दमन ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है कि बहुजन आंदोलन अब सिर्फ एक राजनीतिक दल या संगठन नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक क्रांति का रूप ले चुका है जिसे सत्ता का कोई भी दमनकारी कानून रोक नहीं सकता। इस काले दौर में भी एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण छुपी हुई है। जुल्म की एक मियाद होती है, और जब वो मियाद पूरी होती है तो बड़े से बड़े तानाशाहों के सिंहासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं।
चंद्रशेखर पर दर्ज ये मुकदमे दरअसल उस आने वाले तूफान से पहले की आहट हैं जो बहुजन राजनीति और सामाजिक चेतना का पूरा नक्शा बदलने वाला है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता किसी महलों से नहीं बल्कि उसी जनता के बीच से निकलेगा जिसके स्वाभिमान के लिए चंद्रशेखर ने अपनी जवानी जेल की सलाखों के पीछे गुजार दी। क्रांति का ये अगला अध्याय कैसा होगा और इस ऐतिहासिक लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या होने वाला है, ये समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखता है। क्रांति का ये अगला अध्याय किसी बंद कमरे या अदालती फाइलों से तय नहीं होगा बल्कि इसका फैसला देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों और बहुजनों की सामूहिक चेतना करेगी। चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगे देशद्रोह के मुकदमे ने बहुजन समाज के युवाओं को एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां अब खामोश रहने का विकल्प हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सत्ता ने जिस कानूनी फंदे को इस आंदोलन का गला घोटने के लिए तैयार किया था, आज वही फंदा सिस्टम के गले की फांस बनता जा रहा है। जेल की काल कोठरी से लेकर संसद की दहलीज तक का यह सफर इस बात का जीता जागता गवाह है कि जब एक समाज अपने आत्मसम्मान के लिए उठ खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी दमनकारी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। यह लड़ाई अब सिर्फ एक नेता को जेल से बाहर निकालने या मुकदमों से बरी कराने की नहीं रह गई है, बल्कि ये इस देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर के पवित्र संविधान को बचाने का एक निर्णायक महासंग्राम बन चुकी है। आज के इस दौर में जब हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तब बहुजन समाज के हर एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है। बाबा साहेब का वो ऐतिहासिक नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज महज दीवारों पर लिखने का स्लोगन नहीं है बल्कि इस मुश्किल दौर में जिंदा रहने और जीतने का एकमात्र अचूक फॉर्मूला है। हुकूमत जिस खौफ के सहारे इस आंदोलन की जड़ों को काटना चाहती है, उस खौफ को वैचारिक जागरूकता और एकता से ही मटियामेट किया जा सकता है। चंद्रशेखर पर दर्ज हर एक झूठी धारा दरअसल आज के युवाओं के लिए एक चुनौती है कि वे अपने हकों के प्रति और अधिक सचेत हों, कानून की पढ़ाई करें, व्यवस्था के भीतर अपनी पैठ बनाएं और कलम से लेकर संसद तक हर मोर्चे पर मुस्तैदी से खड़े रहें। जुल्म का मुकाबला कभी भी डरकर नहीं बल्कि और अधिक संगठित होकर ही किया जा सकता है। सत्ता के गलियारों में बैठे रणनीतिकारों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आप एक शरीर को सलाखों के पीछे बंद कर सकते हैं, लेकिन उस चेतना को कैसे कैद करेंगे जो देश के कोने कोने में फैल चुकी है। जब जब किसी आवाज को दबाने के लिए राज्य की पूरी ताकत झोंक दी जाती है, तब तब उस आवाज की गूंज और अधिक भयावह और ताकतवर होकर लौटती है। चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ रची गई ये पूरी साजिश दरअसल बहुजन आंदोलन के लिए एक ऐसा लिटमस टेस्ट साबित हुई है जिसने असली और नकली के भेद को साफ कर दिया है। इस संघर्ष ने करोड़ों युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति अंधकार से निकालकर आत्मसम्मान के उजाले में खड़ा कर दिया है और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी वैचारिक जीत है। इतिहास का पहिया हमेशा आगे की तरफ घूमता है और समय का तकाजा है कि बदलाव की इस बयार को अब कोई तानाशाही कानून रोक नहीं पाएगा। चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगा देशद्रोह का मुकदमा भविष्य के पन्नों में हुकूमत की कायरता और एक समाज के बेमिसाल हौसले की दास्तान के रूप में दर्ज होगा। ये पूरी दास्तान, ये पूरी कानूनी और राजनीतिक जंग सिर्फ एक शुरुआत है उस बड़े बदलाव की जो आने वाले समय में इस देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। अगर आप भी इस वैचारिक क्रांति का हिस्सा हैं, अगर आप भी मानते हैं कि अपने अधिकारों की बात करना गुनाह नहीं है, तो इस सच की आवाज को रुकने मत दीजिए। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज भी सो रहा है, जिसे अपने हकों का अंदाजा नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जय भीम के साथ जरूर दर्ज करें, क्योंकि आपकी एक आवाज, आपका एक कमेंट इस तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतिरोध है।